नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा और प्राइम टाइम देख रहे हैं आप। नए संसद भवन का काम तेजी से जारी है और इसी बीच आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न केवल नए संसद भवन के निर्माण कार्यों का जायजा लिया, बल्कि नए संसद भवन की छत पर लगे 20 फीट ऊंचे अशोक स्तंभ का अनावरण भी किया। रिपोर्ट देखें। भारत की आन बान शान का प्रतीक अशोक स्तंभ, जो हमारे देश का राष्ट्रीय प्रतीक है, और आज इसी राष्ट्रीय प्रतीक का अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों हुआ। इस खास कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के साथ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी मौजूद थे। बता दें कि जिस अशोक स्तंभ चिन्ह का प्रधानमंत्री ने अनावरण किया है, उसे कांसे से तैयार किया गया है। अशोक स्तंभ का वजन 9500 किलो है। प्रतिमा की ऊंचाई 6.5 मीटर है। प्रतिमा के सपोर्ट के लिए स्टील की संरचना की गई है और स्टील की संरचना का वजन 6500 किलो है। यह अशोक स्तंभ का चिन्ह न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग के सेंट्रल फोयर के शीर्ष पर कास्ट किया गया है। वहीं इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट भी किया और लिखा, आज सुबह मुझे नई संसद की छत पर बने राष्ट्रीय प्रतीक का अनावरण करने का सम्मान मिला। बता दें कि नए संसद भवन का काम तेजी से चल रहा है और कहा जा रहा है कि अगला शीतकालीन सत्र यहीं नए संसद भवन में कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ऐसे में प्रधानमंत्री ने नए संसद भवन के निर्माण कार्यों का जायजा लेने के साथ यहां काम में जुटे श्रमिकों से भी बातचीत की और उनका हालचाल जाना। बताया जा रहा है कि नए संसद भवन की छत पर लगने वाले अशोक स्तंभ चिन्ह को 8 चरणों की प्रक्रिया के बाद तैयार किया गया है। बता दें कि नए संसद भवन के निर्माण पर 200 करोड़ रुपए से अधिक खर्च हो सकता है। बताया जा रहा है कि ये खर्च स्टील, इलेक्ट्रॉनिक्स और अन्य कामों पर बढ़ रहा है। अब आइए जानते हैं अशोक स्तंभ के बारे में। सम्राट अशोक मौर्य वंश के तीसरे शासक थे। भारतीय उपमहाद्वीप में वे सबसे शक्तिशाली राजाओं में से एक थे। 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक उन्होंने शासन किया। इस दौरान उन्होंने देश में कई स्तूपों और स्तंभों का निर्माण कराया। वहीं सारनाथ में भी सम्राट अशोक ने अशोक स्तंभ का निर्माण कराया। 26 जनवरी 1950 में अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह बनाया गया। अशोक स्तंभ में 4 सिंह मुख 4 दिशाओं की ओर हैं। स्तंभ में नीचे की ओर हाथी, घोड़ा, बैल और सिंह हैं। अशोक स्तंभ में धर्म चक्र भी मौजूद है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की स्थिति क्या है, ये भी समझते हैं। सेंट्रल विस्टा मोदी सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिसमें सेंट्रल एवेन्यू का 80% काम पूरा हो चुका है। निर्माण में 971 करोड़ खर्च का लक्ष्य रखा गया था। निर्माण खर्च में अब 29% का इजाफा होने का अनुमान है। इस प्रोजेक्ट के पूरे होने की डेडलाइन अक्टूबर 2022 है और अगला शीतकालीन सत्र भी यहीं कराने की इच्छा है। संसद भवन के साथ केंद्र के सभी दफ्तर भी यहां पर हैं। देश के सम्मान के प्रतीक जिस अशोक स्तंभ का आज पीएम मोदी ने लोकार्पण किया, वो न केवल अद्भुत और अनुपम है, बल्कि इसे देखकर हर भारतवासी का सीना गर्व से चौड़ा हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो विशाल अशोक स्तंभ कांसे से तैयार किया गया है। न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग के सेंट्रल फोयर के शीर्ष पर स्थित है अशोक स्तंभ। अशोक स्तंभ का वजन 9500 किलो है, ऊंचाई 6.5 मीटर है। मौर्य वंश के सम्राट अशोक ने सारनाथ में बनवाया था अशोक स्तंभ। 26 जनवरी 1950 को अशोक स्तंभ बना था हमारा राष्ट्रीय प्रतीक। आगे बढ़ेंगे। पूरे मध्य प्रदेश में गरज चमक के साथ भारी बारिश हो रही है। सड़कों और निचली बस्तियों में पानी भर जाने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। कई जगह मकानों, दुकानों में पानी भर गया है। प्रदेश की छोटी नदियां और नाले उफान पर। नर्मदा, ताप्ती, बेतवा का जलस्तर भी लगातार बढ़ता ही जा रहा है। देखिए हालात। एमपी में मॉनसून फुल स्पीड में है। प्रदेश के कई जिलों में बारिश का दौर जारी है। बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं। कई जगहों पर पुलिया के ऊपर से पानी बह रहा है। यातायात बंद करना पड़ा है। कई जगहों पर निचली बस्तियों में पानी भर चुका है। घरों में पानी भरने से सामान बर्बाद हो गया। लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
सूबे के कई हिस्सों में मानसून बरसात के साथ मुसीबत भी लेकर आया है। बैतूल में लगातार हो रही बारिश के बाद ताप्ती नदी पर बने पारस डैम का गेट खोल दिया गया है, जिसके बाद बुरहानपुर प्रशासन अलर्ट हो चुका है। प्रशासन ने ताप्ती नदी का जल स्तर बढ़ने के चलते मुनादी कराना शुरू कर दी है। जिला प्रशासन ने निचली बस्तियों में बाढ़ का पानी भरने पर लोगों के लिए शेल्टर होम बनाने की तैयारी कर ली है। उधर ताप्ती नदी में लगातार बढ़ रहे जल स्तर के बावजूद स्थानीय तैराक जान जोखिम में डालकर बहती हुई लकड़ियों को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इधर पिछले साल बाढ़ का दंश झेल चुके श्योपुर जिले में इस बार भी समय रहते बाढ़ से निपटने का कोई इंतजाम नहीं है। नतीजा, अब बारिश होती ही शहर की सड़कें नदी नालों में तब्दील होने लगी हैं। राजधानी भोपाल में भी तेज बारिश का दौर जारी है। बारिश की वजह से सड़कों पर पानी भर चुका है। जल भराव की वजह से रोशनपुरा चौराहा झील में तब्दील हो चुका है, जिसकी वजह से कई गाड़ियां पानी में फंस चुकी हैं। राजधानी भोपाल में देर रात से ही तेज बारिश का सिलसिला जारी है और आप देखेंगे कि सड़कें पूरी तरह से जलमग्न हो गई हैं। और ये रोशनपुरा चौराहे की तस्वीर है, जिसमें आप देखेंगे कि भारी बारिश के चलते सड़कों पर जल भराव हुआ है, जिससे गाड़ियां लगातार सड़कों पर जाम हो गई हैं। और ये धक्का देकर इस तरीके से जो गाड़ियां हैं उनको निकालना पड़ रहा है, क्योंकि घुटनों तक जो पानी है वो लबालब भरा हुआ है। और ये सिर्फ सड़क के एक तरफ की तस्वीर नहीं है, बल्कि दूसरी तरफ भी आप देखेंगे कि ये जो तालाब है यहाँ पर जो बना हुआ नजर आ रहा है। राजधानी में रेलवे स्टेशन के पेट्रोल पंप पानी में डूब गया है। सड़कें सैलाब बन गई हैं। निचली बस्तियों में पानी भर गया है। भोपाल के खजूरी कला इलाके में तेज बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। कल जहाँ पे पॉइंट आए थे उधर हमने क्लियर किया था। अभी भी पर मिनट, क्योंकि पानी लगातार गिर रहा है, कई बात सामने आ रहा है। हमारा कंट्रोल रूम का नंबर है 25422222। उस पर जो हमारा शिकायत प्राप्त हो रहा है, जहाँ पे दिक्कत सामने आ रही है, उधर हमारा AHO और सभी लोग लगातार काम कर रहे हैं। भोपाल में बारिश की वजह से शाहपुरा लेक के आसपास इलाकों में खतरा पैदा हो रहा है। विदिशा में बारिश से बाढ़ के हालात बन गए हैं। सब तरफ बस जल ही जल नजर आ रहा है। मूसलाधार बारिश से शहर जलमग्न हो चुका है। सड़क, गलियां, कॉलोनियां, हर जगह पानी ही पानी है। तो वहीं खरगोन में भी बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। यहाँ पुलिया के ऊपर से बारिश का पानी बह रहा है। लोग जान जोखिम में डालकर पुलिया पार कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में आने वाले दिनों में बारिश का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। मौसम विभाग का कहना है कि और बंगाल में कम दबाव के चलते कई जिलों में भारी बारिश के आसार बने हुए हैं। विभाग ने कई जिलों के लिए अलर्ट भी जारी किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। MP में भारी बारिश के बाद कई इलाकों में बाढ़ का खतरा बन गया है। बाढ़ और आपदा से निपटने के लिए 96 क्विक रिस्पांस टीम बनी है। 52 जिला मुख्यालयों पर इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर बनाए गए। आपदा प्रबंधन के लिए 2 टोल फ्री नंबर भी जारी किए गए हैं। टोल फ्री नंबर 1070 1079 पर लोग जानकारी दे पाएंगे, अपनी समस्या बता पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में मानसून की दस्तक के साथ ही राज्य के कई इलाकों में झमाझम बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने कई इलाकों में भारी बारिश की आशंका जाहिर की है। साथ ही साथ सभी कई स्थानों पर लगातार भारी बारिश की आशंका भी जाहिर की है। इतना ही नहीं, मौसम विभाग ने 15 और 16 जुलाई को अति भारी बारिश को लेकर अलर्ट भी जारी किया। बस्तर, जशपुर, रायपुर जिले सहित कई इलाकों में रेड अलर्ट है बारिश को लेकर। छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। सूबे के ज्यादातर इलाकों में जमकर बरसात हो रही है। कांकेर, बालोद, कोंडागांव, धमतरी, जगदलपुर और सुकमा में बदरा जमकर बरस रहे हैं। बरसात से किसानों के चेहरों पर खुशी है। हालांकि शहरी इलाकों में लोगों के लिए परेशानी भी अब बनने लगी है। बारिश, कई जगह सड़कों पर पानी है। निचली बस्तियों में भी जलभराव की स्थिति है। घरों में बरसात का पानी भरने से लोगों का सामान बर्बाद हो रहा है। सूबे के कई इलाकों में ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं।
उधर सुकमा जिले में भारी बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। दोरनापाल जगरगुंडा के बीच स्थित पुल के ऊपर से सैलाब बह रहा है। पुल पार करने के लिए लोग जान जोखिम में डालते हुए नजर आ रहे हैं। बालोद में लगातार 2 दिनों से रुक रुक कर हो रही बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। डोंडी ब्लॉक के दिगवाड़ी नाले में पानी पुल के ऊपर बह रहा है। मुख्यालय से दर्जनों गांवों का संपर्क टूट चुका है। कोंडा गांव में भी जमकर बारिश हो रही है। लगातार बरसात से जनजीवन प्रभावित हो चुका है। आलम यह है कि लोगों का जल भराव की वजह से लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो चुका है। पूरे छत्तीसगढ़ में मानसून की दस्तक के साथ ही झमाझम बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने कई इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया है। कई स्थानों पर लगातार भारी बारिश हो सकती है। इतना ही नहीं, मौसम विभाग ने 15 और 16 जुलाई को अति भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया है। बस्तर, जशपुर और रायपुर सहित कई इलाकों में रेड अलर्ट भी जारी हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। छत्तीसगढ़ के ज्यादातर हिस्सों में भारी बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है। खासकर दक्षिणी छत्तीसगढ़ के कई हिस्सों में भारी बारिश हो रही है। 15 और 16 जुलाई को कई जगहों पर अति भारी बारिश की चेतावनी है। बस्तर, जशपुर, रायपुर सहित कई जगहों पर रेड अलर्ट भी हो सकता है। भारी बारिश की वजह से कई इलाकों में नदी नाले उफान पर हैं, जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। आगे बढ़ते हैं। मानसून के वक्त कहीं छुट्टियों पर जाने का मन करे तो वाटरफॉल देखने से बेहतर कुछ और नहीं हो सकता। और भारत में वाटरफॉल का जिक्र चित्रकूट के बिना अधूरा है। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में स्थित इस जलप्रपात को एशिया का नियाग्रा फॉल भी कहा जाता है। इन दिनों चित्रकूट वाटरफॉल की खूबसूरती देखते ही बन रही है। तो चलिए आपको भी दिखाते हैं बेहद खूबसूरत जगह। मॉनसून की झमाझम बारिश के साथ ही छत्तीसगढ़ के बस्तर में मौजूद विश्व प्रसिद्ध चित्रकूट वाटरफॉल्स में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा है। जगदलपुर से 38 किलोमीटर की दूरी पर यह मौजूद जलप्रपात घने जंगलों के बीच है और मॉनसून के साथ ही यहाँ का नजारा धरती पर स्वर्ग जैसा हो जाता है। हर साल बारिश के मौसम में यहाँ सैलानियों की भीड़ लगती है। इंद्रावती नदी में जैसे ही जलस्तर बढ़ता है, यहाँ की खूबसूरती को 4 चांद लग जाते हैं। करीब 100 फीट की ऊंचाई से गिरता जलप्रपात सैलानियों की आंखों से उतरकर दिल में समा जाता है। इस जलप्रपात से गिरते पानी की गर्जना दूर दूर तक सुनाई देती है। इस खूबसूरत वाटरफॉल को एशिया का नियाग्रा फॉल कहा जाता है। बारिश में पानी का रंग मटमैला नजर आता है, जबकि दूसरे मौसम में सफेद मोतियों की तरह पानी की बूंदें नीचे गिरती हुई नजर आती हैं। पिछले 2 साल से कोरोना महामारी के चलते मॉनसून के दौरान इन पर्यटन स्थलों को सैलानियों के लिए बंद कर दिया गया था, लेकिन इस साल बड़ी संख्या में सैलानी बस्तर के इस खूबसूरत वाटरफॉल्स को देखने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। बस्तर में सिर्फ चित्रकूट ही इकलौता खूबसूरत जलप्रपात नहीं है, यहाँ तीरथगढ़ जलप्रपात भी है। मॉनसूनी सीजन में तीरथगढ़ की सुंदरता भी देखते ही बनती है। जंगलों और पहाड़ों की गोद में बसे छत्तीसगढ़ की खूबसूरती को मॉनसूनी सीजन में 4 चांद लग जाते हैं। यहाँ जलप्रपात के अलावा भी कुदरत का जादू हर ओर बिखरा पड़ा है। ऐसी ही एक जगह है कवर्धा में। यहाँ इन दिनों प्रकृति का अद्भुत नजारा दिख रहा है। कवर्धा के भोरमदेव में बादल और पहाड़ के बीच तालाब की खूबसूरती देखते ही बनती है। मॉनसून में अक्सर यहाँ कुदरत ऐसे ही रंग बिखेरती है। बस्तर के जलप्रपातों से लेकर जंगल और पहाड़ों की गोद में बसी घाटियां इस मौसम में कुदरत का सबसे शानदार तोहफा नजर आती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बस्तर जिले में इंद्रावती नदी पर स्थित एक सुंदर जलप्रपात है चित्रकूट।
इस जलप्रपात की ऊंचाई करीब 90 फीट है। बारिश के मौसम में इसका पानी रक्त लालिमा लिए हुआ होता है। गर्मियों की चांदनी रात में झरना बिल्कुल सफेद दिखाई देता है। इस जलप्रपात से कम 3 और अधिकतम 7 धाराएं नीचे गिरती हैं। आगे बढ़ेंगे। मानसून के बाद 28 साल में पहली बार मध्य प्रदेश में बरसात के मौसम में हो रहे निकाय चुनावों की 13 जुलाई को निकाय चुनाव के लिए मतदान होना है, लेकिन सूबे के कई हिस्सों में भारी बारिश हो रही है। ऐसे में मानसून में वोटिंग निर्वाचन आयोग के सामने बड़ी चुनौती। उधर निकाय चुनाव का दूसरे और आखिरी चरण का प्रचार थम चुका है। दूसरे चरण में 5 नगर निगम, 40 नगर पालिकाओं के लिए वोट डाले जाने हैं। इस बार निकाय चुनाव प्रचार का जिम्मा पार्टी दिग्गजों ने संभाला है। अंदाजी प्रचार ऐसा कि विधानसभा चुनाव के रंग भी भूल जाएं। प्रचार में मुद्दे भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तक जा पहुंचे। रिपोर्ट देखें। एमपी में 2 चरणों में हो रहे निकाय चुनाव का 13 जुलाई को वोटिंग का दूसरा और आखिरी चरण है। प्रचार के आखिरी दिन भी दिग्गजों ने पूरा दम लगाया। सीएम शिवराज से लेकर पीसीसी चीफ कमलनाथ प्रचार के आखिरी मिनट तक मैदान में डटे रहे। मकसद शहरों में पार्टी की सरकार बनाना। मध्य प्रदेश में शायद यह पहला ऐसा निकाय चुनाव हो जिसमें पार्टियों ने केंद्रीय नेताओं और केंद्रीय मंत्रियों तक को मैदान में उतार दिया। अभिनय की दुनिया छोड़ सियासत से नाता जोड़ने वाले सेलिब्रिटी भी मैदान में उतरे। वैसे प्रचार के आखिरी क्षणों तक दिग्गज जुबानी तीरों की बौछार करते रहे। विकास के मुद्दों पर बात ना करें, बेरोजगारी पर बात ना करें, कृषि क्षेत्र पर बात ना करें। आजकल तो शिवराज सिंह जी का भाषण कमलनाथ पर होता है कि कमलनाथ ने ये कर लिया, वो कर लिया, और सब झूठ। उनको सपने में भी कमलनाथ दिखता है, सभाओं में कमलनाथ दिखता है। ये अपनी बात कहें, इनको चिंता हमसे क्यों है? अपनी बात कहें कि ये मेरी उपलब्धियां हैं, ये बेरोजगारी मैंने ऐसी दूर करी, किसानों का दुख मैंने ऐसे दूर किया। ये सब बात तो करेंगे नहीं। विभिन्न विषयों पर बात करेंगे कि हमेशा इनका नैरेटिव एजेंडा चेंज करने का प्रयास रहता है कि जनता का ध्यान मुड़े। कांग्रेस का जमाना जरा याद करो, हम रहती भोपाल से भैरूदा नहीं आ पाते थे। अगर चलते थे तो गाड़ी खाए हिचकोले, हड्डा पसरा सारे डोले, याद आ गए शंकर भोले। पता है कि नहीं है? कहीं के मेहमान नक्सागंज जाते थे तो रिश्तेदार गाली देते थे, कब फंसा दिया, हड्डियां भी टूट गई और गाड़ियां भी टूट गई। सड़कों पर ही चलते थे, खेतों में चलना पड़ता था। और सड़क भी बनती थी तो क्रिकेट की पिच की तरह, कभी 2 मीटर में डामर बिछा दिया, कभी 1 मीटर में डामर बिछा दिया। आप देख रहे हैं, अब केवल मुख्य मार्ग तो राष्ट्रीय राजमार्ग होगा। तो दूसरे चरण में 13 जुलाई को 5 नगर निगम, 40 नगर पालिका और 169 नगर परिषद के लिए मतदान होने जा रहा है। उम्मीद जताई जा रही है पहले चरण में हुई गड़बड़ियां दूसरे में नहीं होंगी। इधर सियासी दलों ने जिस अंदाज में प्रचार कैंपेन चलाया, पूरी ताकत झोंकी, अमूमन विधानसभा चुनाव में भी ऐसा नजारा देखने को कम मिलता है। ऐसे में सवाल, क्या निकाय नाक का सवाल बन गए हैं? क्या निकाय के बहाने निशाने पर आगामी 2023 विधानसभा चुनाव हैं? तो क्या शहर की सरकार से तय होगा विधानसभा का रास्ता? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो 13 जुलाई को निकाय चुनाव के आखिरी चरण के लिए मतदान होना है। दूसरे चरण में 5 नगर निगम, 40 नगर पालिकाओं के लिए वोट डाले जाने हैं। निकाय चुनाव पर इस बार सियासी दलों का काफी फोकस नजर आ रहा है। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले इसे लिटमस टेस्ट कहा जा रहा है। चुनाव में सियासी दिग्गज पूरा दम दिखा रहे हैं क्योंकि नतीजे काफी कुछ तय करेंगे। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने जिन सरकारी योजनाओं के नाम बदले हैं उन्हें बीजेपी सत्ता में आते ही वापस ज्यों की त्यों कर देगी। ये दावा हमारा नहीं बल्कि पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह का है। रमन सिंह का दावा है कि 2023 विधानसभा चुनाव के बाद सभी योजनाओं के नाम वही होंगे जो बीजेपी सरकार में थे। दरअसल सत्ता में आने के बाद कांग्रेस सरकार ने कई योजनाओं के नाम बदले। इनमें वो योजनाएं भी हैं जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से चल रही थी। अब चुनावी सीजन में नाम की राजनीति गर्माती नजर आ रही है।
छत्तीसगढ़ में 1.5 दशक बाद कांग्रेस की सत्ता में वापसी के बाद कई योजनाओं के नाम बदलकर इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के नाम पर कर दिया गया है। सरकार के इन फैसलों पर पहले भी बीजेपी ऐतराज जता चुकी है, लेकिन अब सियासी संग्राम और तेज होने के आसार हैं। कांग्रेस ने सत्ता में आने के बाद जिन योजनाओं के नाम बदले, उनमें ज्यादातर पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर योजनाएं चल रही हैं। ऐसे में बीजेपी को ये बात नागवार गुजर रही है। दरअसल ये नामों की सियासत तब शुरू हुई थी जब केंद्र सरकार ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किया था। राज्य के कांग्रेस नेताओं ने केंद्र के इस फैसले पर आपत्ति जताई थी। इसके बाद छत्तीसगढ़ में भी नाम की सियासत शुरू हो गई। वो चाहे जितना बदल लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। आने वाले 2023 में जितने भी महत्वपूर्ण योजनाओं का नामकरण को बदलने की साजिश की जा रही है, वो सबका नाम वापस उन्हीं महापुरुषों के नाम में होगा। उधर कांग्रेस का दावा कि उनकी सरकार ने कभी विद्वेष से नाम नहीं बदला, बल्कि यह काम हमेशा बीजेपी ने किया है। कांग्रेस का कहना है कि रमन सिंह को अब दुर्भावना के साथ काम करने का मौका नहीं मिलने वाला। देखिए, चौक चौराहों के नामकरण की बात कही गई है और उसकी प्रतिक्रिया में डॉक्टर रमन सिंह जी 2023 के बाद हमारी सरकार आने पे फिर से नामों को बदल दिया जाएगा, योजनाओं का नाम बदला जाएगा, ऐसा बोल के अतिवादी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। न 9 मन तेल होगा, न राधा नाचेगी। छत्तीसगढ़ में डॉक्टर रमन सिंह जी के 15 साल के कुशासन को जनता ने देखा है, भोगा है। अब छत्तीसगढ़ की जनता फिर से रमन सिंह को उनके कुशासन को अवसर नहीं देने वाली। दरअसल लगता है कि छत्तीसगढ़ में इस बार विकास का मुद्दा कम और विवाद का मुद्दा ज्यादा रहने वाला है। हालांकि जनता काम पर वोट देगी या नाम पर, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन बीजेपी ने अपना रुख साफ कर दिया है। उधर कांग्रेस ये सोचकर बेफिक्र है कि ना 9 मन तेल होगा, न राधा नाचेगी। रायपुर से न्यूज़ 18 के लिए ममता लांजेवार की रिपोर्ट। तो बीजेपी की सरकार में कुछ योजनाएं पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर थीं। सत्ता में आने के बाद कांग्रेस सरकार ने योजनाओं का नाम बदल दिया। राजीव गांधी, इंदिरा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर अब ये योजनाएं हैं। योजनाओं का नाम बदलने को लेकर बीजेपी पहले भी ऐतराज जता चुकी है। बीजेपी का कहना है कि सरकार बनी तो नाम वापस बदले जाएंगे। तो इसी के साथ ही प्राइम टाइम में इतना ही। नमस्कार।